आज हम बात करेंगे किसकी, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब अगर बात करें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, अब देखो जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं ना जीन एक्सप्रेशन। क्या है जीन एक्सप्रेशन? मिसाल के तौर पे ये आपका डीएनए का एक सेगमेंट है, ये आपका एक जीन है, फॉर एग्जांपल ये एक जीन है, और जीन में एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है जो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, किस में फ्लो कर जाती है, ये इंफॉर्मेशन इससे प्रोटीन बनता है। यानी ये जो जीन की इंफॉर्मेशन थी, ये जो जीन में जो इंफॉर्मेशन थी वो किसमें फ्लो कर गई, ये जीन की इंफॉर्मेशन फ्लो कर गई किसमें, प्रोटीन में। फिर आपने जीन एक्सप्रेशन का आपको स्टेप्स पता है, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी, पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा, राइबोसोम प्रोटीन बना कर देगा। ये पूरा प्रोसेस क्या है, जीन एक्सप्रेशन का है। मतलब एक जीनोटाइप जो है वो, जीनोटाइप से क्या शो होगा, एक फिनोटाइप। मतलब ये प्रोटीन एक फिजिकल अपीयरेंस है जीन की, और ये जीनोटाइप क्या है, एक जेनेटिक मेकअप होगा जीन का। इसको हम आगे फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने एक चीज़ ये पढ़नी है कि ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया, से फॉर एग्जांपल ये एक XYZ किसी भी प्रोटीन बनाने का ये जीन है, तो क्या ये एक जीन जो है वो कंटिन्यू एक प्रोटीन बनाता रहेगा, कंटिन्यू ये इस प्रोटीन को क्या बनाता रहेगा, ऐसे कंटिन्यू क्या ये प्रोटीन बनाता रहेगा, या इस जीन को कंट्रोल करने वाला, रेगुलेट करने वाला कोई मैकेनिज्म भी मौजूद है कि कब इसने ये प्रोटीन बनाना है और कब इसने ये प्रोटीन नहीं बनाना। यानी जीन के पास भी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, कंट्रोल मैकेनिज्म होता है कि कब इसने अपना ये प्रोटीन बनाना है और कब ये प्रोटीन नहीं बनाना। मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो बनाना है, जब जरूरत नहीं है तो ये प्रोटीन या ये जीन जो है वो काम नहीं करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यानी जो हमारे जीन के जो एक्सप्रेशन होते हैं, जीन अपने आप को जो शो करता है प्रोटीन बनाकर, इसको भी क्या, इसको भी एक रेगुलेट करने का क्या होता है, एक मैकेनिज्म मौजूद होता है। अब क्या है ये मैकेनिज्म, तो पहले तो देख लेते हैं कि आपकी बुक क्या कह रही है। आपकी बुक कहती है रेगुलेशन ऑफ जीन इज एक्सप्रेस, इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जो जीन एक्सप्रेशन होता है उसकी जो रेगुलेशन है बेसिकली, कहता है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज द कंट्रोल ऑफ अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ अपेयरेंस ऑफ अ जीन। यानी ये जो जीन है इसने अपने आप को कब शो करना है, अपेयरेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, उसने कब अपने आप को एक्सप्रेस करना है, कब अपने आप को शो करना है, या कब इसने क्या होना है, अपेयर होना है, कुछ भी कह लें। तो किस वक्त इसने अपेयर होना है, एक्सप्रेशन, इसको भी क्या क्या है, इसको भी एक कंट्रोल होता है। कंट्रोल क्या होता है, टाइमिंग, एक जीन की टाइमिंग और उसकी अपेयरेंस पे भी एक क्या होता है, बाकायदा चेक एंड बैलेंस होता है, कंट्रोल होता है। मिसाल के तौर पे कुछ हमारे जीन ऐसे होते हैं जो किस वक्त एक्टिव होते हैं या किस वक्त काम कर रहे होते हैं, जब हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी जाइगोट से जब एम्ब्रियो बन रहा होता है उस दौरान काम कर रहे होते हैं। और जब हम एडल्टहुड में आ जाते हैं तो वो काम करना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो मतलब जीन ने एक, कुछ जीन ऐसे होते हैं मखसूस टाइम में काम करते हैं, जब वो टाइम गुजर जाता है उसके बाद काम नहीं करते। और अमाउंट भी पे भी डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे एक प्रोटीन है, आपको 50% एक प्रोटीन चाहिए था, इसने 50% प्रोटीन बना दिया जीन ने। अब 50 से जब ज्यादा हुआ, उसका अमाउंट ज्यादा हो गया, तो वो प्रोटीन बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो मतलब इसका यहाँ पर क्या हो गया कि जीन का, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज द कंट्रोल ऑफ अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ अपेयरेंस ऑफ जीन। यानी जीन ने अपने आप को कब शो करना है, उसका एक कंट्रोल होना चाहिए, उस पर क्या होता है, एक टाइमिंग होनी चाहिए उसकी, जिसको हम क्या कहते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ऑल द सेल ऑफ लिविंग बॉडी मस्ट कंटिन्यूअसली टर्न ऑन एंड ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ, टर्न ऑन जीन ऑन, turn on gene and off in the response of signal from external and internal environment। मतलब ये आपका एक सेल अगर है, तो इस सेल को किस वक्त इस जीन ने एक्टिव होना है यानी ऑन होना है,
और किस वक्त इस जीन ने क्या होना है, ऑफ होना है। तो इसको सिग्नल मिलते हैं किससे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी मिल सकते हैं और इंटरनल एनवायरनमेंट से भी सिग्नल मिलेंगे। अब एक प्रोडक्ट है जो सेल से बाहर ज़्यादा चाहिए थी, अगर सेल से बाहर ये प्रोडक्ट ज़्यादा हो गई तो ये जीन क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट अगर सेल से बाहर जो है वो कम हो गई तो ये जीन क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। या एक प्रोडक्ट सेल के अंदर थी, ज़्यादा हो गई तो जीन क्या होगा, ये स्विच ऑफ हो जाएगा। और अगर कम हो गई तो स्विच ऑन हो जाएगा। यानी जीन को स्विच ऑन और स्विच ऑफ होने के लिए क्या मिलते हैं, बकायदा सिग्नल मिलते हैं किधर से, एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट से उसको सिग्नल मिल रहे होते हैं कि कब जीन ने स्विच ऑन होना है और कब जीन ने जो है वो स्विच ऑफ होना है। आगे चलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। रेगुलेशन ऑफ जीन कुछ भी नहीं है, बस सिंपली सा यही है कि आपने जीन का जो एक्टिविटी है, जीन के एक्सप्रेशन को जो है वो कंट्रोल करना है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं जीन एक्सप्रेशन। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यानी जीन एक्सप्रेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस इसकी क्या है। तो सबसे पहले तो इट इंक्रीज adaptability and versatility of an organism to express protein when needed। अब आपको पता है हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, अगर मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं, एंजाइम्स होते हैं, ये भी क्या है, ये भी प्रोटीन है ना। अब मिसाल के तौर पे मैं एक एंजाइम कह देता हूँ अमाइलेज। अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला है। मिसाल के तौर पे एक एंजाइम प्रोटीएज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को, सही है। अब मिसाल के तौर पे अगर से फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि अगर हमारी फूड के अंदर स्टार्च ज़्यादा है तो हमारे कौन से वाले जीन्स को ज़्यादा एक्टिवेट होना चाहिए, उन जीन को एक्टिवेट ज़्यादा होना चाहिए जो कौन सा वाला एंजाइम बनाते हैं, जो एमाइलेज बनाते हैं। अगर हमारी फूड के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है तो कौन से वाले जीन को रेगुलेट ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा ऑन होना चाहिए, ज़्यादा एक्टिवेट होना चाहिए, प्रोटीएज वाले एंजाइम बनाने वाले जीन को ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो मतलब कहने का ये कि ये जो जीन एक्सप्रेशन है ये हमारी एडोप्टेबिलिटी बढ़ाता है। मतलब अगर आप स्टार्च वाला फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो अडॉप्ट करेगी उस किस्म का एनवायरनमेंट। अगर अंदर इसी तरह के एंजाइम प्रोड्यूस करेगी। अगर आप प्रोटीन वाला खा रहे हो तो उस तरह का एंजाइम प्रोड्यूस करेगी। तो मतलब क्या हुआ कि जीन एक्सप्रेशन की वजह से क्या चीज़ बढ़ी, हमारी या ऑर्गेनिज्म की क्या बढ़ती है, एडोप्टेबिलिटी बढ़ती है। फिर वर्सटेलिटी भी बढ़ती है। वर्सटैलिटी मतलब देखो ना, अब हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे जो हैं वो क्या हैं, सेल्स हैं। अब मिसाल के तौर पे ये हमारे मसल्स के सेल हैं जिनमें कौन से वाले प्रोटीन बन रहे हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन बन रहे हैं, सही ना। इसी तरीके से हमारी पेनक्रियाज है, इसके अंदर इंसुलिन वाले प्रोटीन बन रहे हैं, सही। इस तरह हमारे आरबीसीज हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन वाले। मतलब कितने वर्सटाइल हैं फॉर्म में जो है हमारे जीन अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। कहीं पर कोई सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, कहीं पर कोई सा प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये भी तो एक कंट्रोल है ना, एक बकायदा क्या है, ये कंट्रोल है। अब एक और बात मैंने आपने पढ़ी होगी जब आपने जो है वो सेल डिफ्रेंसिएशन पढ़ा होगा, तो हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारी बॉडी के जो जितने भी सेल्स होते हैं, हम एक जाइगोट से बनते हैं। जब एक जाइगोट है, जाइगोट के अंदर से जब एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो ये जाइगोट डिवाइड होता है और अपने ही जैसे बहुत सारे सेल बनाता है। और जाइगोट जो डिवाइड होता है माइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है। तो इसका मतलब हमारे जितने भी जीन होते हैं तमाम सेल में एक ही जैसे जीन जाते हैं। तमाम सेल में क्या जाते हैं, एक ही जैसे जीन जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे जैसे हम सेल डिफ्रेंशिएट होना शुरू होते हैं और हमारी पूरी बॉडी बन जाती है, मॉर्फोजेनेसिस हो जाती है, हमारे डिफरेंट जो है बॉडी के पार्ट्स बन जाते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है कि मिसाल के तौर पे हमारा जो लिवर है, अब प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कौन बना रहा है, हमारा लिवर बना रहा है प्लाज्मा प्रोटीन। लिवर के सेल हमारे क्या बना रहे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। लेकिन हमारे स्किन के सेल प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बना रहे, स्किन के सेल मिसाल के तौर पे कैरेटिन प्रोटीन बना रहे। तो क्या मतलब, क्या स्किन के सेल के पास प्लाज्मा प्रोटीन बनाने के जीन नहीं है, क्या लिवर के सेल के पास कैरेटिन बनाने के जीन मौजूद नहीं है, जीन मौजूद हैं। लेकिन क्या है कि ये जो हमारे स्किन के सेल हैं
इन सेल्स के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन बनाने के जीन क्या है, ये स्विच ऑफ हैं। क्या है ये, स्विच ऑफ हैं। लेकिन कैरेटिन बनाने के जो जीन है वो क्या है, यहाँ पर स्विच ऑन है, यानी वो ऑन है, वो एक्टिव है और ये इनएक्टिव है। इसी तरीके से हमारे लिवर के अंदर जो है वो जो कैरेटिन बनाने वाले जीन है वो स्विच ऑफ हैं, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन बनाने वाले जीन क्या हो गए, वो स्विच ऑन हो गए। तो मतलब ये वैरायटी है एक डिफरेंट तरीके की जो है वो किसकी वजह से हमें देखने को मिलती है, ये जीन एक्सप्रेशन ही की वजह से ये वैरायटी जो है वो आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा it is the basis for cellular differentiation and morphogenesis of an organism। अभी मैंने ये बात आपको बता दी, it is the basis of cellular differentiation। जो हमारे सेल्स की जो डिफ्रेंसिएशन होती है, जब डेवलपमेंट होती है, तो आपको पता है कि कुछ एक्टोडर्म बना लेते हैं सेल, कुछ मीजोडर्म बना लेते हैं सेल, कुछ एंडोडर्म बना लेते हैं। तो सेल की जो डिफ्रेंसिएशन होती है और डिफरेंट सेल जो डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, इनकी डिफ्रेंसिएशन हो रही है, या इसको आप मॉर्फोजेनेसिस कह लो कि डिफरेंट पार्ट्स जो डिफरेंट सेल डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं। इस ये भी क्या होता है, ये भी बेसिकली जीन एक्सप्रेशन की वजह से होता है। यानी कुछ जगहों पर कुछ जीन अपने आप को एक कंट्रोल होता है, कुछ जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे होते हैं और कुछ जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। तो यही जो है वो जीन एक्सप्रेशन जो है वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, सेलुलर डिफरेंशिएशन में भी हेल्प कर रहा है और मॉर्फोजेनेसिस में, यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनाने में भी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा कुछ और डिफरेंस अगर हम यहाँ पर देखें, व्हेन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज डिस्टर्ब, अगर हमारे जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है वो क्या हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए। मिसाल के तौर पे ये आपका सेल डिवीजन कराने वाला जीन है, इसकी रेगुलेशन डिस्टर्ब हो गई। अब ये कंटिन्यू सेल डिवीजन करा रहा है, कंटिन्यू सेल्स को डिवाइड करा रहा है। लेकिन नॉर्मल तरीके से हमारे सेल डिवाइड होते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू सेल डिवाइड करा रहा है क्योंकि इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अनकंट्रोल सेल डिवीजन कराना शुरू कर देगा क्योंकि जीन पर कोई कंट्रोल ही नहीं था, उसमें चेंज आ गया है। तो ऐसी अगर अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो तो उसकी वजह से सीरियस इम्बेलेंसेस पैदा हो जाते हैं, डिजीज पैदा हो जाती हैं, जैसे कैंसर। जैसे क्या पैदा हो गया, कैंसर। या कोई जीन काम करना ही छोड़ दे, हमारे पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाना ही छोड़ दें, पेनक्रियाज के जीन इंसुलिन ना बनाए, तो क्या होगा, डिजीज हो जाएगी जिसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलेटस। तो मतलब ये कि अगर जीन एक्सप्रेशन रेगुलर वे में ना हो, कोई डिस्टर्ब हो जाए, तो उसकी वजह से क्या इनबैलेंसेज हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या हो सकती हैं, डिजीजेज भी जो है वो हो सकती हैं। एक और जो अगर हम जीन एक्सप्रेशन की बात करें, जीन एक्सप्रेशन का एक फायदा ये भी है, फेडरल बोर्ड वालों ने तो अपनी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन सिंध बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है, जो जीन एक्सप्रेशन होता है ये जो है वो सेव करता है इसको, एनर्जी को, और साथ में स्पेस को, एनर्जी और स्पेस को सेव कर रहा है। इसका मतलब मैं आपको समझा दूं। देखो मिसाल के तौर पे, अगर यहाँ पर ये एक जीन है, अब जब जरूरत थी तो एक प्रोटीन बन गया ये, लेकिन अगर ये कंटिन्यू प्रोटीन बनता चला जाए, बनता चला जाए, बनता चला जाए, तो हमारे सेल तो पूरा इस प्रोटीन से भर जाएगा। तो मतलब हमारे सेल का सारा स्पेस जो है इसमें जो है वो क्या आ जाएगा, ये प्रोटीन आ जाएगा। तो क्या हुआ कि जीन एक्सप्रेशन मिसाल के तौर पे अब इस प्रोटीन की आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये प्रोटीन बनना क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो उससे क्या होगा कि हमारे सेल का स्पेस जो है वो क्या होगा, बच जाएगा, वरना तो सारा स्पेस जगह पर ये प्रोटीन ही जमा हो जाएगा। तो जीन एक्सप्रेशन किस चीज़ को जो है वो सेव करने में हेल्प करता है, हमारे सेल के स्पेस को। और दूसरा क्या होता है, ये एनर्जी को भी, जब जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो उसके लिए एनर्जी भी यूज होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अभी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो अगर कंटिन्यू प्रोटीन बनेगा तो एनर्जी भी ज़्यादा यूज होगी। तो जिस टाइम ज़रूरत हो उसी वक्त जो है वो प्रोटीन बने, उसी वक्त जो है वो एनर्जी सिर्फ उतनी ही यूज हो। तो जीन जब अपने आप को रेगुलेट करता है, जब जीन के एक्सप्रेशन को हम कंट्रोल करते हैं, तो उससे एनर्जी भी सेव होती है और स्पेस भी जो है वो क्या होता है, सेव होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन। जीन रेगुलेशन की यहाँ पर हमने क्या देख ली है,
इंपॉर्टेंस देख ली। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम मेथड ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन। जीन को रेगुलेट करने का मेथड तो ज़रा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपकी बुक में इतना ज़्यादा डिटेल में वो दिया हुआ ही नहीं है। पहले जो लेक ऑपरॉन वगैरह हम पढ़ते थे, अभी वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। तो सिंपली जो आपकी बुक में पॉइंट लिखे हैं, मैं फिलहाल मैं उन्हीं को जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। देर आर टू पॉसिबल वे ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन के जो हैं वो दो पॉसिबल वेज हैं। एक को हम कह रहे हैं पॉजिटिव रेगुलेशन और एक को हम कह रहे हैं नेगेटिव रेगुलेशन। जब कोई जीन अपना काम शुरू करेगा, स्टार्ट करेगा, जीन एक्टिव होगा, तो हम उसको कहेंगे, जब जीन जो है वो क्या होगा, ऑन होगा, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन। और जब जीन ऑफ हो जाएगा, प्रोटीन बनाना रोक देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम नेगेटिव रेगुलेशन कहेंगे। तो अगर हम बात करें किसकी, पॉजिटिव रेगुलेशन की, when expression of gene is quantitatively increased by the presence of specific regulatory protein, the activator। अब मिसाल के तौर पे ये अगर एक प्रोटीन है, सॉरी ये अगर एक जीन है, डीएनए से फॉर एग्जांपल ये एक जीन है। अब अगर इस जीन से हमें प्रोटीन बनाना है, तो एक खास किस्म का स्पेसिफिक एक रेगुलेटरी प्रोटीन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे एक्टिवेटर। जिसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटर कहेंगे। वो इस जीन के साथ क्या होगा, अटैच होगा। जब एक्टिवेटर जीन के साथ अटैच होगा, तो फिर वो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो आके अपना क्या करना शुरू कर देगा, काम शुरू करेगा। और इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा मैसेंजर आरएनए। और इससे क्या बन जाएगा फिर, प्रोटीन। अब इस प्रोटीन की ज़रूरत अगर नहीं है, तो फिर क्या होगा, यही सेम जीन जो है वो क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। अब यही सेम जीन ऑफ किस तरह से होगा, तो इसको हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो है नेगेटिव रेगुलेशन। द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज डिमिनिश्ड बाय प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रेगुलेटरी प्रोटीन द रिप्रेसर। यानी वही मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि वही जीन है, अब वो प्रोटीन हमें नहीं चाहिए, या वो प्रोटीन इतना बन चुका है कि बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो एक दूसरा प्रोटीन यहाँ पर आएगा, रेगुलेटरी प्रोटीन आएगा, रिप्रेसर। और रिप्रेसर अब क्या करेगा, रिप्रेसर अब जो है वो उसको पोलीमरेज एंजाइम को यहाँ पर आकर बाइंड होने नहीं देगा। जब पोलीमरेज एंजाइम बाइंड नहीं होगा, तो मैसेंजर आरएनए बनेगा ही नहीं। और जब मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, तो प्रोटीन अपना जो है वो आगे जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा। हाँ, अगर जब इसकी ज़रूरत होगी इस जीन को एक्सप्रेस करने की, तो फिर आएगा कौन सा वाला, फिर आएगा एक्टिवेटर जीन। वो इसको पोली जो ये रिप्रेसर जीन है उसको यहाँ से हटा देगा। तो जैसे ही यहाँ से हटा देगा, तो फिर पोलीमरेज एंजाइम जो है इसके साथ अटैच होगा, अपना काम शुरू कर देगा। तो मतलब ये है कि पॉजिटिव रेगुलेशन में जीन ऑन हो जाता है, और इसको ऑन कौन से जो है वो रेगुलेटरी प्रोटीन करते हैं, एक्टिवेटर। और जब नेगेटिव रेगुलेशन होगी, उसमें जीन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और इसको ऑफ करने का काम कौन से जो है वो रेगुलेटरी प्रोटीन करेंगे, उनको हम कहेंगे रिप्रेसर। तो ये बात थोड़ी सी हमने यहाँ पर अभी कर ली। एक और चीज़ ये होती है कि अगर हम बात करें किसकी, जीन एक्सप्रेशन की, के रेगुलेशन की, तो जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। अगर हम जीन एक्सप्रेशन की बात करें यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए या उसको रेगुलेट जो किया जाता है, वो कौन कौन से लेवल्स पर किया जाता है। तो देखें, अगर हम इसके लेवल्स की बात करें, तो जीन को कंट्रोल किया जा सकता है कौन से लेवल पर, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर भी किया जा सकता है। मतलब एक प्रोटीन है जो बॉडी को नहीं चाहिए, तो अब आप क्या करें, इस डीएनए को ही जो है वो, जीन ही को हमने क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, और अब इससे मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा। मैसेंजर आरएनए बनने के प्रोसेस को हमने रोक दिया। और आपको पता है जो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए बनता है उसको कहते हैं प्री मैसेंजर आरएनए, प्राइमरी मैसेंजर आरएनए जो बनता है। अब क्या है कि ये जो प्राइमरी मैसेंजर आरएनए बनने को हम रोक सकते हैं, एक तो लेवल ही है।
दूसरा एक और भी होता है, चलें प्राइमरी मैसेंजर आरएनए बन गया है, से फॉर एग्जांपल प्राइमरी मैसेंजर आरएनए बन गया, लेकिन अब हमें पता लगता है ये प्रोटीन चाहिए ही नहीं, तो फिर प्राइमरी मैसेंजर आरएनए का जो है वो से सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए बनता है। और वो किस प्रोसेस के जरिए बनता है? आरएनए स्प्लिसिंग के प्रोसेस से बनता है। तो ये भी हम कर सकते हैं कि आरएनए स्प्लिसिंग यानी सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए बनने के प्रोसेस को रोक दें, तो भी आगे प्रोटीन नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है, ये जब तक मैसेंजर आरएनए से सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो आगे ट्रांसलेशन नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा। एक और भी लेवल है, चलो सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए भी बन गया तो भी आप रोक सकते हो कि सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए को रोक दो राइबोसोम के पास जाने तक, यानी सेकेंडरी जो मैसेंजर आरएनए बना है उसको स्टॉप कर दो, यानी उसको आगे मूव ना करने दो, कहाँ तक? राइबोसोम तक। तो इस लेवल पर भी आप जो है वो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो। जीन एक्सप्रेशन को आप इस लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो, इस पे भी कंट्रोल कर सकते हो, इस पे भी। एक लेवल और भी है कि आप यहाँ तक भी पहुंच गया ये मैसेंजर आरएनए तक, अब आप ट्रांसलेशन ही ना होने दो तो भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई प्रोटीन आपको नहीं चाहिए तो एक तरीका ये हो सकता है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने को रोक दो, इस लेवल पर कंट्रोल हो सकता है। चलो इस लेवल पर कंट्रोल नहीं हुआ तो मैसेंजर आरएनए की स्प्लाइसिंग जो होती है, आरएनए स्प्लाइसिंग, उसको रोक दो तो भी आगे प्रोटीन नहीं बनेगा। चलो इसको भी नहीं रोक सके तो इसको मैसेंजर सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम के पास जाने से रोक दो तो भी नहीं बनेगा। या फिर लास्ट में ट्रांसलेशन। तो ये 4 लेवल हैं जिन लेवल पर आप क्या कर सकते हो, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो। अब अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो सिर्फ एक ही लेवल है जिस पर आप जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, और वो है ट्रांसक्रिप्शन। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें डीएनए से डायरेक्ट प्योर जो है मेच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है। इसमें मैसेंजर आरएनए की स्पेसिंग वगैरह होती नहीं है। स्पेसिंग क्या होती है वो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले। तो डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए बनता है। तो या तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इस ट्रांसक्रिप्शन को रोकना पड़ेगा, अगर जीन को के एक्सप्रेशन को जो है वो कंट्रोल करना है तो मैसेंजर आरएनए ना बने। और अगर मैसेंजर आरएनए बन जाए तो क्योंकि इसके करीब राइबोसोम करीब ही होता है, इतना दूर नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो वो तो डायरेक्ट राइबोसोम के पास चला जाएगा। तो बात याद रखिएगा कि युग प्रोकैरियोटिक सेल में जीन एक्सप्रेशन को, यानी अगर कोई प्रोटीन बनना आप रोकना चाहते हैं तो उसको ट्रांसक्रिप्शन पर ही रोकना पड़ेगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन पे भी रोक सकते हो, आरएनए स्प्लिसिंग पर भी रोक सकते हो, आप इसको मैसेंजर आरएनए जब राइबोसोम के पास जाता है तब भी रोक सकते हो, और जब ट्रांसलेशन होती है तब भी रोक सकते हो। इन 4 लेवल पर आप इसको रोक सकते हो। चलें।